शाम का वक्त था। शाम का बाजार अपनी पूरी रौनक में था। लोगों की चहल पहल जारी थी। इसी बाजार में दो ठेले वाले भी अपना अपना सामान बेच रहे थे। इनमें से एक ठेला अंडा पफ वाले का था और दूसरा ठेला पकौड़े वाले का। अंडा पफ वाले का नाम महेश था और पकौड़े वाले का नाम गिरीश था। महेश की अंडा पफ की दुकान में जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहीं गिरीश के पकौड़े के ठेले पर इक्का दुक्का लोग ही थे। ये महेश कल तक तो मारा मारा फिरता था, मगर जब से अंडे की दुकान लगाई है गोपियों का कन्हैया बना हुआ है। न जाने क्या खिला देता है लोगों को। सब इसकी दुकान पर ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। मेरे पकौड़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है। महेश और गिरीश दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। महेश अभी कुछ समय पहले ही गांव से काम की तलाश में शहर आया था। उसने शहर के बाजार में अंडा पफ का एक छोटा सा ठेला लगाया था। महेश बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के मसाले और ताजे अंडे ही इस्तेमाल करता था अंडा पफ बनाने के लिए। उसके ठीक उलट गिरीश कई सालों से वहां पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। हमेशा कम दाम वाले घटिया से घटिया बेसन और आलूओं और बासी ब्रेड का इस्तेमाल करता था। इसीलिए लोग उसके ठेले पर जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि महेश के अंडा पफ के थोड़ा महंगा होने के बावजूद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन जब बाजार उठा तब गिरीश महेश के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आओ आओ गिरीश भैया, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, धंधा एकदम चौपट हो गया मेरे भाई। मेरे पकौड़े खाने कोई आता ही नहीं है। लगता है सब बेच बाच कर वापस गांव ही जाना पड़ेगा। कैसी बातें करते हो भैया, हैं? सब बेच दोगे तो करोगे क्या? अरे अपना परिवार कैसे चलाओगे भाई? यही सोचकर तो अभी तक रुका हूँ भैया। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ बताओ, क्या पैसे चाहिए क्या? नहीं भैया, पैसे तो नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैं सोच रहा था कि अपने पकौड़ों का ठेला भी मैं तुम्हारे ठेले के साथ लगा लूं। तुम्हारा अंडा पफ खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। हो सकता है कुछ ग्राहक मुझे भी मिल जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल से ही अपना ठेला मेरे साथ लगा ले, ठीक है? बस फिर क्या था। अगले दिन ही गिरीश अपना ठेला महेश के ठेले के साथ लगा लेता है। महेश के ठेले पर लगने वाली भीड़ के कारण थोड़े बहुत ग्राहक गिरीश को भी मिल जाते थे, मगर ज्यादातर लोग महेश का अंडा पफ ही खाना पसंद करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए। महेश के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई थी। एक दिन गिरीश ने महेश को सुझाव दिया। भैया, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह ठेले पर धंधा करेंगे? पैसे काफी इकट्ठे हो गए हैं अपने पास, तो क्यों ना हम अपनी एक छोटी सी दुकान डाल लें, जिसमें अंडा पफ भी मिलेगा और गर्मा गर्म पकौड़े भी। महेश को गिरीश का ये सुझाव पसंद आया और वो बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो भैया। पैसे तो इकट्ठे हो ही गए हैं, लेकिन दुकान कैसे खड़ी की जाए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है भैया। अरे इसकी चिंता तुम मत करो। इतने सालों से शहर में मैंने घास नहीं खोदी है भैया। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा, तुम बस पैसे लगा दो। भोला भाला महेश गिरीश की बातों में आ गया। उसने अपने सारे पैसे गिरीश को दिए और कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है भैया। मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। सोचा था कि जब धंधा चल जाएगा तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आऊंगा। अब वो समय आ गया है। तुम बेफिक्र होकर गांव जाओ भैया। जब तक तुम लौटोगे दुकान तैयार होगी। दुकान में 2 काउंटर होंगे, दोनों मालिकों के लिए, एक तुम्हारा और एक मेरा। देखना, एक दिन हमारी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बनेगी भैया। इस तरह महेश अपने सारे पैसे गिरीश को सौंप कर गांव चला गया। गांव में अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अब मेरे साथ शहर चलोगे। हाँ, वहाँ अब अपनी दुकान है। तुम घर में आराम करना और हमारे दोनों बच्चे मुन्ना और मुन्नी स्कूल जाएंगे। मैं शहर पहुँचते ही इनका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। हाँ। इस तरह कुछ दिन गांव में रहने के बाद महेश अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर लौटा। शहर पहुंचने के बाद वो उन्हें अपनी खोली में ले गया और कहा, अभी तुम लोग आराम करो। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ, ठीक है?
महेश दुकान पहुंचता है। दुकान ठीक वैसी ही थी जैसा गिरीश ने बताया था, मगर वहां दो मालिकों के लिए दो काउंटर नहीं थे, सिर्फ एक ही काउंटर था जिस पर गिरीश बैठा था। अरे वाह भैया, जैसा सोचा था तुमने दुकान उससे भी अच्छी बनाई है। मगर मेरा काउंटर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि दो मालिकों के दो काउंटर होंगे। काहे के दो काउंटर हैं? जब मालिक एक ही है तो ये दुकान मेरी है और इसका मालिक मैं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि अचानक से तुम मुंह उठाकर चले आओगे और मैं आधी दुकान तुम्हें सौंप दूंगा? चलो निकलो यहाँ से, धंधे का टाइम हो रहा है। ऐसा न करो भैया, मेरी सारी जमा पूंजी मैंने तुम्हें दे दी थी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भैया। मैं तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आया हूँ, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं क्या करूं? है तुम कोई मुझसे पूछकर उन्हें यहाँ थोड़ी लाए हो। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो गिरीश, अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बुला लो, डरता कौन है? मगर पुलिस को बुलाने से पहले ये कागज देख लो। इस जमीन और इस दुकान का कानूनी तौर से मालिक मैं हूँ। सारे कागजों पर मेरा नाम है। कानूनन तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? चलो निकलो यहाँ से। महेश निराश होकर वहां से चल दिया। कहाँ जाए, क्या करे, ये सोचता हुआ वो शहर की सीमा पर के जंगलों की तरफ चल दिया। अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं उनसे नस्लें मिलाने के लायक नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगा। ये सोचता हुआ वो जंगल में बढ़ता चला गया। रात हो आई थी, सारा जंगल चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था। महेश ये सोचते हुए चला जा रहा था कि कोई ना कोई जंगली जानवर उसे अपना आहार बना लेगा और उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आई। आवाज थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। महेश दबे पांव वहां पहुंचा और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। अभी शहर में खतरा है, इसलिए लूट का सारा माल यहीं छुपा देना ठीक रहेगा। मगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं चलेगा, मैंने पेड़ की जड़ के पास गहराई से खोद कर डाल दिया है। जब शहर की पुलिस ठंडी पड़ जाएगी तब हम यहाँ आकर माल को निकाल लेंगे। हाँ, हे भगवान, ये तो लुटेरे हैं। न जाने किसका माल लूट कर यहाँ गाड़ दिया है। जब लुटेरे वहां से चले गए तो महेश पेड़ के पास पहुंचा और उस जगह को खोद कर सारा माल निकाल लिया। वहां एक बैग में लाखों रुपए पड़े थे। महेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोच क्या रहा है महेश? उठा ले इन पैसों को और ले जा अपने घर। इतने पैसों में तो तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। महेश के मन में पाप बढ़ने लगा था, मगर तभी उसके मन में फिर से आवाज आई। नहीं महेश, इन पैसों पर तेरा कोई हक नहीं है। न जाने कितने लोगों की खून पसीने की कमाई होगी ये। इसे ले जाकर पुलिस को सौंप दे। जरा सोच, आज एक इंसान ने तेरे साथ धोखा किया तो तेरी गृहस्थी उजड़ गई, फिर इन रुपयों के खो जाने से न जाने कितने लोगों की गृहस्थी उजड़ जाएगी। अंत में अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई और महेश पैसों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सारी पुलिस परेशान थी। शहर के बैंक में जबरदस्त डाका पड़ा था। महेश वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है और सारे पैसे उन्हें सौंप देता है। महेश के इस काम से खुश होकर उसे पुलिस और सरकार दोनों की तरफ से इनाम मिलता है। इनाम की रकम मिलने के बाद महेश सोचता है, जितनी रकम गिरीश ने मुझसे ठगी थी उससे कई गुना ज्यादा रकम इनाम में मिल गई। इन पैसों से मैं 4 दुकानें खोल सकता हूँ। इस तरह अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक गरीब अंडा पफ वाला शहर का एक जाना माना रईस बन गया। उधर अपनी बेईमानी और धोखाधड़ी के कारण गिरीश की दुकान पिट गई और वो वापस सड़क पर आ गया।